हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में। और देखो आज अपन बात कर रहे हैं चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड टॉपिक का नाम है एलसी ऑसिलेशन और एलसी ऑसिलेटर। बेसिकली ये एक अरेंजमेंट का नाम होता है। एक सर्किट होगा, उस सर्किट में एक इंडक्टर होगा एल होगा और एक कैपेसिटर होगा सी होगा। उन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होने वाला है, वहां पे क्या चीज वहां पे ऑसिलेट करेगी। देखो यहाँ पे नाम में लग रहा है आपको ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन क्या होता है, एसएचएम करना। तो यहाँ पर कौन सी चीज जो होगी वो एसएचएम करेगी, ये सारी बातें अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इसमें लिखो, इसका जो डेफिनेशन है वो लिखो आप कि व्हेन ए चार्ज कंडक्टर, चार्ज कैपेसिटर is connected to an inductor, then electric energy and magnetic energy oscillate periodically. This is called LC oscillation. And this setup is known as LC ऑसिलेटर। मतलब कि यहां पर यह होने वाला है कि L और C के बीच में एनर्जी जो होगी वो एक्सचेंज होगी। इंडक्टर जो होता है उसमें भी क्या होती है, एनर्जी होती है। कितनी होती है आपको मालूम होगा, मैं आपको याद दिलाऊं। जैसे मान लो कि इंडक्टर है और यदि उसमें करंट मान लो I0 है, तो वहां पे एनर्जी कितनी फॉर्म होती है उसके अंदर, तो वो होती है 1/2 LI²। और इंडक्टर में जो एनर्जी होती है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इतनी एनर्जी होगी। और एक कैपेसिटर जो होता है, यदि वो मान लो फुल चार्ज है Q और -Q, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, Q²/2C ये एनर्जी होती है। और ये एनर्जी जो होती है वो होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये एनर्जी होती है वो किस में होती है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो इनकी सेपरेट कहानी हो गई कि इंडक्टर में भी क्या होती है, एनर्जी होती है, और जो कैपेसिटर है उसमें भी क्या होती है, एनर्जी होती है। लेकिन दोनों एनर्जी का जो फॉर्म है, टाइप है, वो क्या डिफरेंट है कि इसमें जो एनर्जी होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो एनर्जी यहां पर होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि मैं इन दोनों एलिमेंट को, दोनों कंपोनेंट को एक साथ जोड़ दूंगा तो वहां पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, मैग्नेटिक एनर्जी के अंदर। और कुछ देर बाद में जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा पीरियोडिकली। तो इसको अपन बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। क्योंकि आपने पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर कि जो ऑसिलेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, एसएचएम करना, है ना, एसएचएम करना। तो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे ऑसिलेट हो रही है कि मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फिर कम हो गई, फिर बढ़ेगी, फिर कम हो गई। और सेम कहानी किसकी होगी, फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑल्सो। तो this phenomena is called LC oscillation and the setup for this is known as LC oscillator। इसको आप नोट करें। बाकी इसकी जो पूरी मैकेनिज्म है, पूरा जो प्रोसेस है, ऊपर डिस्कस करने वाले हैं थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों तरह से, है ना। ये आप नोट कर ले एक बार के लिए, है ना। आगे देखो इसमें अब अपन बात करते हैं कि ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। तो वो देखो एक बार इसमें आप, एक मिनट ना। तो इतना मुझे समझ में यहां पर आ गया कि एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एंड उसके बाद में दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में। बार बार ऐसा होने वाला है ना, वाइस वर्सा। तो देखो इसके करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा कि आप एक कैपेसिटर ले लो। आप पहले आप कि मान लो एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को आप किसी बैटरी की हेल्प से फुल चार्ज कर लो एक बार के लिए। तो मान लो चार्ज कितना आ गया, Q0 यहां आ गया, और मान लो यहां कितना आ गया, माइनस का Q0। इतना आपको पता है कि एक प्लस की चार्ज होगा, एक कौन सा होगा, माइनस का चार्ज होगा। अब इस कैपेसिटर को उस बैटरी से रिमूव करके इसको आप किसी एक इंडक्टर से जोड़ दो। आप यहां पर एक इंडक्टर मान लो, आप इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो L मान लो, एंड जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो आप क्या मान लो, C मान लो आप। और यहां पर एक की लगा दो आप। अभी
t इक्वल टू 0 पे ये मानो कि की अभी बंद पड़ी हुई है, की मान लो ऑफ है अभी, है ना। तो जैसे मैं की को ऑन करूंगा, देखो अभी t इक्वल टू 0 पे जैसे ही आप की को ऑन करोगे, की को ऑन करोगे तो बताओ क्या होने वाला है। क्योंकि देखो करंट फ्लो होगा अभी यहां पर, यहां का चार्ज यहां से लेके यहां पर आएगा। जब तक की ऑफ कर रखी है अपन ने तो लूप कंप्लीट नहीं हो रखा, और यदि लूप कंप्लीट नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम तक क्या है, अपना चार्ज करंट जीरो हो रखा है। लेकिन जैसे ही आप की को ऑन करोगे तो पूरा एक लूप बन चुका है कंप्लीट, तो अब ये चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा, अब ये चार्ज यहां से यहां फ्लो करेगा। अब एक कहानी यहां पर एक्स्ट्रा और ये होगी कि ये चार्ज सडनली यहां से यहां नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं कि क्यू नॉट चार्ज यहां से यहां आ गया और ये पूरा कैपेसिटर क्या हो गया, अपना अनचार्ज हो गया, ऐसा हो नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में रास्ते में कौन है, इंडक्टर है। और इंडक्टर क्या होता है, वो लेंज लॉ को फॉलो करता है। और लेंज लॉ क्या होगा कि यदि उसका करंट बढ़ रहा है तो उसको अपोज करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, और यदि उसके थ्रू करंट कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आप ध्यान दो, जैसे ही आपने की ऑन किया तो की ऑन करते ही तो करंट कितना इसमें, जीरो है, क्योंकि अभी पूरा पूरा चार्ज कहां पर है, यही पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद में देखो यहां पे 3-4 अपन स्टेप करेंगे। कुछ देर बाद में जैसे मान लो ये कैपेसिटर है वो सेम और ये इंडक्टर है। अब मान लो कि लूप तो कंप्लीट हो चुका है, लूप कंप्लीट हो गया तो कुछ चार्ज यहां का यहां आएगा, और यहां से यदि चार्ज आ रहा है तो यहां पे करंट बनेगा, क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहां पे करंट सेट होगा। लेकिन ये करंट सडनली इतना नहीं बढ़ सकता, एक साथ इस करंट का वैल्यू बढ़ नहीं पाएगा, बिकॉज ये इंडक्टर जो होगा इसको अपोज करेगा, है ना। तो इंडक्टर का जो बैक ईएमएफ है वो अभी इस टाइम पर इस टाइप का होगा, ये उल्टा करंट बना देगा, है ना। तो बेसिकली ये प्लस का बनेगा और ये कैसा, माइनस का। और मान लो कि कुछ चार्ज तो आ जाएगा यहां पर, सडनली पूरा चार्ज यहां से नहीं यहां नहीं आ पाएगा, बट कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज तो यहां से यहां ट्रांसफर हो ही जाएगा, विड्रॉ हो ही जाएगा। तो मान लो कि चार्ज जो यहां रह गया वो कितना है, क्यू है, और जो यहां आ जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो मान लो कितना, माइनस क्यू है। और इस टाइम पे करंट मान लो कितना है, आई है। तो देखना आप क्या हो रहा है कि चार्ज में कमी आ गई, पहले चार्ज मैक्सिमम था, क्यू नॉट था, अब क्यू हो गया, चार्ज में कमी आ गई, चार्ज में कमी आ गई, बट करंट देखो पहले जीरो था, अब क्या हो गया, आई हो गया, तो करंट बढ़ गया। अच्छा, करंट बढ़ रहा है तो इसमें जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1/2 LI², अभी बात की। तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, इसके चार्ज में कमी आ रही है, तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि एनर्जी इन कैपेसिटर कितनी होती है, Q²/2C, अभी आपसे मैंने बात की थी। तो बेसिकली यहां पर अभी यहां से लेके यहां तक के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कम हो रही है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, अब कुछ देर बाद में क्या होएगा कि पूरा चार्ज, मान लो कि ये भी क्यू चार्ज मान लो यहां से यहां आ गया, तो इसका चार्ज भी कितना हो गया, जीरो, क्यू और माइनस क्यू कितना हो गया, जीरो, और वहां तो जीरो हो ही गया। तो मान लो कि कुछ देर बाद में ये जो कैपेसिटर है मान लो फुल्ली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। और यदि ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो उसी इंस्टेंट पर जो करंट है वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा इसके अंदर, है ना। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, 1/2 LI02, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अपनी जीरो हो जाएगी। अब जैसे ही करंट मैक्सिमम हो गया तो अब ये कहानी यहां पर स्टॉप नहीं होती है, अब ये कहानी वापस से रिपीट होगी डिफरेंट मैनर में। देखना कैसे, जैसे मान लो कि यहां पे करंट कितना भी I0 है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो आप सोचो कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो अब करंट कितना होना चाहिएगा, जीरो बन जाएगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगा। तो अब जो I0 करंट बना हुआ था किसी टाइम पर, अब सडनली वो क्या होगा, कम होने की कोशिश करेगा। अब ये करंट कम होने की कोशिश तो कर रहा है, बट ये करंट कम आराम आराम से होगा, सडनली नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि करंट इसमें से कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये उस करंट को सपोर्ट करेगा, उस कम होते हुए करंट को वापस से जिंदा करेगा। तो अभी की कहानी ये है। और कुछ देर बाद में मान लो कि इसकी जो पोलैरिटी है अब की बार वो सपोर्टिंग की हो जाएगी। अब ये ऐसे ईएमएफ बनाएगा और ये अपने आप में से करंट आई को विड्रॉ कर देगा। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ये चार्ज हो रहा था, इसमें एनर्जी आ गई थी, और इस टाइम पे इसमें एनर्जी कितनी है, 1/2 LI02 है, और यहां एनर्जी कितनी है, जीरो है। अब ये करंट सडनली जीरो नहीं हो पाएगा, बिकॉज लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये अगेन करंट को बढ़ाएगा। तो करंट मान लो क्या इसमें आ गया, आई आ गया।
अब यदि यहाँ करंट आई आ गया तो सोचो एक बार के लिए, ये करंट अब की बार यहां से यहां आ रहा है। अब देखो सोर्स ये बन गया। अब इतनी देर तक सोर्स ये था, ये रिसीवर था। अब यहां आते आते अब ये बन गया सोर्स और ये बनेगा रिसीवर। तो अब यदि करंट यहां आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन उल्टा भाग रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन उल्टा भागेंगे तो यहां पे जो पोलैरिटी है कैसी बनेगी, प्लस की बनेगी, और यहां कैसी आएगी, माइनस की आएगी। तो करंट के यहां आने से कुछ चार्ज यहां पे एक्युमुलेट हो गया, मान लो Q, और यहां मान लो कितना हो गया, -Q हो गया। उसके बाद में कुछ देर बाद में यदि अपन और देखें तो अब ये करंट यहां से आते आते देखो करंट जीरो तो होगा बट सडनली नहीं हो पाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो I नोट से I तो हो गया, और कुछ देर बाद में वापस से करंट क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। करंट जीरो हो जाएगा, उस टाइम तक आते आते यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम Q नोट, और यहां पर कितना, -Q नोट, और करंट कितना हो गया इसके अंदर, अब जीरो हो गया। अब वापस से ये कहानी वैसी हो गई। अब फिर से यहां पर क्या होगा कि करंट उल्टा फ्लो करेगा ऐसे। तो बार बार ये प्रोसेस रिपीट होता है, और इसी को बोलते हैं अपन LC ऑसिलेशन, कि यहां पर जो करंट है और जो चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को ऑसिलेट कर रहे हैं, और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी इनकी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, वो भी क्या हो रही है, यहां पे ऑसिलेट हो रही है। तो इस पूरे फिनोमिना का नाम क्या होता है, LC ऑसिलेशंस। एक बार आप देख ले, बस लेंज का नियम आप याद रखें। लेंज का नियम ये बोलता है कि यदि करंट सडनली बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो उसको अपोज करेगा, और यदि करंट सडनली कम होने की कोशिश करेगा तो भी उसको अपोज करके उसको करंट को बढ़ा देगा हमेशा। तो ऐसी कुछ कहानी यहां पर होने वाली है, ठीक है ना। अब आगे इसमें अपन ये सीखने वाले हैं, है ना, कि किसी भी टाइम पे इसमें सर्किट में करंट कितना है और या इसमें चार्ज कितना है। तो किसी भी टाइम पर करंट या चार्ज यदि आपको जानना है तो उसके लिए वी नीड ए इक्वेशन, कि यदि मुझे Q चार्ज और टाइम का इक्वेशन मिल जाए जिसमें मैं टाइम पुट करके चार्ज निकाल लूं कभी भी, या इसी प्रकार से मुझे करंट और टाइम का इक्वेशन मिल जाए तो मैं टाइम पुट करके करंट निकाल लूं, तो उन इक्वेशंस को अपन फाइंड करेंगे कि ये I और जो Q है वो वेरिएबल तो है बार बार, बट किसी भी सर्टेन टाइम पर Q कितना है या करंट कितना है, ये आपको निकालने के लिए यू नीड ए इक्वेशन। तो वो अपन फाइंड करेंगे। इतना आप नोट कर ले, ये इसका इंट्रोडक्शन था, ये इसका बेसिक था कि कैसे कैसे चार्ज कम होता है फिर बढ़ता है, कम होगा फिर बढ़ेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंगली करंट भी उल्टा बढ़ेगा कम होगा, है ना। बट एक बात आपको यह समझ में आ रही होगी कि करंट और चार्ज क्या है, अपोजिट फेज में है, आउट ऑफ फेज है। कि जब चार्ज मैक्सिमम है तो करंट क्या है, मिनिमम है, और जब करंट मैक्सिमम है तो चार्ज क्या है, मिनिमम है। तो दोनों साथ में नहीं बढ़ रही है, दोनों अपोजिटली काम कर रहे हैं, इसीलिए करंट और चार्ज क्या है, बिल्कुल आउट ऑफ फेज के अंदर है। ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली। आगे देखो इसके अंदर, अब आगे करंट और चार्ज का जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड करने के लिए यहां कुछ मैथ्स काम में आएगी, ठीक है, देखना इस चीज को अपना। तो मैं सपोज कर रहा हूं कि लेट सपोज कि ये इंडक्टर है और यहां पर एक कैपेसिटर है, इसका इंडक्टेंस मान लो L है, कैपेसिटेंस मान लो C है, और किसी टाइम पर एट टाइम t, एक सर्टेन टाइम मान रहा हूं मैं, ना ही तो मैं इनिशियल केस मान रहा और ना ही मैं फाइनल केस मान रहा, मैं एक सर्टेन टाइम पर बात कर रहा हूं कि मान लो सर्टेन टाइम t पर इसका जो चार्ज है वो मान लो कितना हो गया, Q हो गया, कम हो की पहले Q नोट था फिर कितना Q हो गया, और यदि यहां पे चार्ज Q हो गया तो करंट कुछ ना कुछ तो यहां पर होगा, I होगा, है ना। तो अभी आप बताओ मुझे कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो प्लस और माइनस, और ये भी कैसा, प्लस और माइनस, ऑलराइट। अब बताओ कि इंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है। इंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, तो इंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है E = L di/dt, ये होता है। एंड इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, तो वो होगा V = Q/C, V = Q/C। मेरी बात सही है क्या, कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपन यहां से लिखेंगे और इंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां से आएगा। अब दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और दोनों यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो मैं ये बोल सकता हूं कि E और V क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इन दोनों को आप बराबर कर दो। यदि आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा तो आप इस लूप में KVL लगा दो, आप KVL लगा दो।
केवीएल क्या होता है कि एक लूप के क्रॉस सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक समेशन है वो कितना होगा, हमेशा 0 होगा किसी भी लूप के, है ना, अक्रॉस। तो मान लो स्टार्टिंग में यहां से कर रहा हूं, यहां से यहां गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q/C होगा। फिर मैं यहां से यहां आया, देखो प्लस से माइनस जब मार रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, -LdI/dt होगा। माइनस से प्लस जब मारूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस का आएगा, फिर प्लस से माइनस जब मार रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस का आएगा, और वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से Q/C इक्वल टू आ गया L इंटू DI/dt। ऑलराइट, अच्छा अब आप इसमें आगे और ध्यान दो कि I क्या होगा। देखो I यहां पर आएगा, I होता है माइनस का dQ/dt। I क्या होगा, माइनस का dQ/dt। माइनस वर्ड यहां पे क्यों लगा दिया है मैंने, माइनस का सिंबल मैंने यहां पे इसलिए यूज किया है क्योंकि अभी चार्ज में कमी आ रही है, तो जो करंट बन रहा है वो चार्ज में कमी की वजह से बन रहा है, तो इसीलिए करंट को अपन लिखेंगे I इक्वल टू माइनस dQ/dt, ठीक है ना। तो बताओ कि यहां से DI/dt कितना आएगा, यदि I इतना है तो DI/dt कितना आएगा, मतलब कि इस फंक्शन का अगेन डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका बन जाएगा -d2Q/dt², ऐसा बन जाएगा। अब इसको वापस से आप यहां रखो तो Q/C इक्वल में आ गया L इंटू में क्या है DI/dt। पहली बात तो बहुत पेशेंस से आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आगे मैथ्स काम में आएगी प्योर। पहले मैंने KVL लगा दिया और KVL से मैंने ये लिखा, इसके बाद में यहां से अपन यहां पहुंच गए और I तो इतना होगा। अब आपको DI/dt चाहिए, अगेन डिफरेंशिएट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा नेगेटिव, यहां पर आ जाएगा, और ये बन जाएगा d²Q/dt²। ऑलराइट, इसको थोड़ा अपन रीअरेंज करें तो d²Q/dt² इक्वल में आ जाएगा माइनस का 1/LC इंटू में क्या आएगा, Q आएगा। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है चार्ज की। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कह दिया कि आपको तो Q फाइंड करना है, बट यहां तो Q डबल डिफरेंशिएशन में आ गया, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इट मींस कि यू हैव टू डू, है ना, डबल इंटीग्रेशन, तभी आपका Q आपको फ्री मिले, आपको फ्री हो जाएगा। यहाँ पे Q अभी 2 बार डिफरेंशिएशन फंसा हुआ है, तो Q को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए यू हैव टू डू डबल इंटीग्रेशन, और वो करना इतना आसान नहीं होता है। तो अभी आप याद करो कि इसका जो, देखो आपको मैं याद दिलाऊं कि ये आपने 11th में पढ़ रखा है SHM चैप्टर, SHM, वहां पर भी ऐसा कुछ हुआ था एक बार कि d²x/dt² जो अपना आया था वो होता है माइनस का ω² इंटू x। ये कौन सी इक्वेशन है, SHM की। इसका जो सॉल्यूशन वहां पे आया था वो आपको याद होगा, वो आया था x इक्वल टू a sin ωt+φ, ये आया था x इक्वल टू a sin ωt+φ। अब इसका यदि सॉल्यूशन ये है तो आप चेक करो कि दोनों इक्वेशन क्या है, काफी सिमिलर है, कि यहां पर x था, यहां पर q है, यहां पर भी q है, यहां पर x था, बाकी यहां पे जो ω² है वो यहां पर क्या बनेगा, 1/LC के बराबर। तो बाई कंपैरिजन कि यदि आपने ये पहले पढ़ रखा है तो इसका सॉल्यूशन ये होता है, तो ट्राई करो कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा Q इक्वल टू a sin ωt+φ। ऑलराइट, Q इक्वल टू a sin, बट a यहां पर होता है Q0 के बराबर, मैक्सिमम चार्ज, और इनटू में क्या आएगा, sin ωt+φ, इतना जाएगा, है ना। देखो यहां पर x इक्वल टू a sin ωt+φ इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन था, तो इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, Q इक्वल टू Q0 sin ωt+φ, इतना आएगा। अभी इसको आप नोट करें, आगे इसमें क्या करने वाले, देखो इसमें आप इसको आप नोट कर ले, ठीक है ना, और मैं इसको यहां पे इरेज कर रहा हूं वापस से, अभी ये बाकी है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो जो चार्ज का इक्वेशन आ गया वो Q इक्वल टू आ जाएगा Q0 sin ωt+φ के बराबर। अच्छा एक और चीज ध्यान दे, या तो आप इसको डायरेक्टली याद कर लो, क्योंकि जो मैथ्स के बच्चे हैं ना उनको तो पता होता है कि हाउ वी कैन सॉल्व इट, है ना। तो भले इसको आप याद कर लो कि इस वाले इक्वेशन का या इस वाले
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये फाई जो है वो फेज का डिफरेंस है, उसको चेक करने के लिए आपको पता है कि t इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग के टाइम पर चार्ज जो था वो कितना था आपका, क्यू नॉट के बराबर था, है ना। ये देखो आप याद करो, अभी अपन डिस्कस किया था कि t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इनको आप यहां पुट करो एक बार के लिए, तो क्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट साइन टाइम का वैल्यू कितना 0, तो 0 बन जाएगा, और यहां क्या आएगा, फाई आएगा। यहां से साइन फाई इक्वल टू 1 बन गया, तो हैंस फाई इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। अब इसको वापस से आप यहां पुट कर दो, तो Q इक्वल टू बन जाएगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी हो जाएगा कोस ओमेगा टी। तो Q इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट कोस ओमेगा टी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज। कि किसी भी टाइम पर आपको ये जानना हो कि चार्ज कितना है, जैसे देखो आप इसमें आपको इतना तो मालूम है कि t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या है, मैक्सिमम था, और वो कितना था, क्यू नॉट के बराबर। तो आप यहां पे रखो t इक्वल टू 0, देखो t इक्वल टू 0 अपने यहां रखेंगे तो ये cos 0 बन जाएगा। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो q कितना आएगा आपका, क्यू नॉट ही आएगा। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, अब एक और काम करो आप कि इक्वेशन ऑफ करंट क्या होगा, I कितना आएगा, तो I होगा माइनस का dq अपॉन dt। अब ये अपन ने बात की, मतलब कि Q का वापस से डिफरेंशिएशन, भाई करो डिफरेंशिएशन का, इसका डिफरेंशिएशन आएगा Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी का नेगेटिव, और एक नेगेटिव पहले से यहां लगा हुआ है। अरे कोस का जो होगा डिफरेंशिएशन वो कितना आएगा, माइनस का साइन, एक माइनस यहां से आएगा, एक पहले से लगा हुआ, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। तो I इक्वल टू आपका बन जाएगा Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, ऑल राइट। और ये होगा आपका मैक्सिमम करंट I नोट, तो I इक्वल टू बन जाएगा आपका I नोट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। ये आ गया करंट का इक्वेशन, और ये है चार्ज का इक्वेशन। यहां पर I नोट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एंड I है किसी टाइम पर करंट का वैल्यू, उसी टाइम पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा, Q होगा, और Q नोट क्या है, मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू है। और इन दोनों को देख के मालूम पड़ रहा है कि करंट एंड चार्ज दोनों क्या यहां पर आउट ऑफ फेज में है, कि यदि किसी टाइम पर चार्ज मैक्सिमम है तो वहां पर करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। भले आप चेक कर लो, आपको पता भी है कि t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या था, मैक्सिमम था, और करंट क्या था आपका, 0 था। यहां देखो देखिए आप, t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या आएगा, Q नोट आएगा, और t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि टाइम 0 पर चार्ज तो मैक्सिमम है और करंट क्या है आपका, मिनिमम है, मतलब कि 0 है। तो ये आगे इन करंट के और चार्ज के इक्वेशन, है ना। इसके अलावा यदि अपन और इसमें देखें कि जो ओमेगा है वो है इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो ओमेगा स्क्वायर बनेगा, देखो अभी आपको यहाँ पे लिखवाया था, है ना, एसएम का इक्वेशन, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर होगा 1 अपॉन एलसी के बराबर, है ना। तो यहां से जो ओमेगा है वो आपका आ जाएगा 1 बाई रूट एलसी। तो इस एलसी ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन रूट एल इंटू सी। ये इसका आएगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऑल राइट। इसको आप नोट कर ले आप, है ना। देखो इसमें आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में इतना केस में आपने ओमेगा इक्वल टू आएगा 1, अच्छा, है ना। देखो ये ओमेगा यहां से इतना कैसे आ गया, तो आप याद करो कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल में क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब सोचना एक बार के लिए कि ये इक्वेशन किसका होता है, एसएम का होता है, तो ये भी क्या बनेगा अपना, एसएम भी बनेगा बाय कंपेयरिंग। तो यहां पर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो कितना, ओमेगा स्क्वायर है, और यहां पर कितना है, 1 अपॉन एल सी है। इट मीन्स कि यदि इनको मैं कंपेयर करूं तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई एल सी, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। तो ये आ गया इनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। ये उतार लिया आप, इसको आप नोट कर लिए, ऑल राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट, तो ये मैथमेटिकल इसका जो एक्सप्रेशन अपन निकाल लिया, अपन ने फाइंड कर लिया कि करंट कैसा होगा और चार्ज कैसा होगा। अब इसके बाद में एक और चीज यहां पे जो बाकी रहती है कि एनर्जी कंजर्वेशन। देखो एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। देखो इसमें कि जैसे
अपन बात करें कि किसी भी टाइम पर एनर्जी एट सर्टेन टाइम टी, कि सिस्टम का एनर्जी कितना है, दोनों का मिला के एल और सी का मिला के एनर्जी कितना है, तो एनर्जी एट सर्टेन टाइम टी कितना होगा, ये पूछूं मैं आपसे। देखो एनर्जी होगा U इक्वल टू, एनर्जी कुछ तो कहां पर होगी, कैपेसिटर में होगी 1/2 Li², और कुछ कहां पर होगी, ये तो इंडक्टर में है, और कुछ कहां पर होगी, कैपेसिटर में होगी Q²/2C, ये होगी एनर्जी। किसी भी टाइम पर मान लो चार्ज Q है और मान लो करंट कितना है सर्किट में I है, तो एनर्जी कितनी बनेगी पूरी 1/2 Li² + Q²/2C, ये हो जाएगी। अच्छा t इक्वल टू 0 पे एनर्जी कितनी है, तो t इक्वल टू 0 पे एनर्जी ओनली किस में है, कैपेसिटर में है, इंडक्टर में नहीं है, क्योंकि इंडक्टर में करंट अभी आया ही नहीं है। तो t इक्वल टू 0 पे जो एनर्जी वो कितनी है अपनी Q0² है, ये करो आप Q0²/2C, ये आपकी एनर्जी है t इक्वल टू 0 पे। अब मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी सर्टेन टाइम पे एनर्जी कितनी है, तो वो इतनी आएगी, क्योंकि टाइम 0 पर तो एनर्जी ओनली किसके अंदर है, कैपेसिटर में ही है, बट किसी सर्टेन टाइम पे एनर्जी दोनों में होगी, कुछ इसमें भी होगी कुछ इसमें भी होगी। इसको अपन सोल्व करें तो ये आएगा 1/2 L। आई का वैल्यू कितना है, तो आई अपना आया था I0 है ना, आई अपना आया था Q0 इंटू ओमेगा है ना, साइन ओमेगा टी। अभी आप देखो आप इक्वेशन इतना आया था, प्लस Q²/2C की बात करें तो 1/2C, और Q का वैल्यू कितना आया था Q0 cos ओमेगा टी का स्क्वायर, ऐसे है ना। मैंने Q को यहां पुट कर दिया, मैंने I को यहां पुट कर दिया, इसको मैं आगे सोल्व करूंगा जो कितना बनेगा 1/2 L। देखो यहां पर आएगा Q0 का स्क्वायर है ना, और Q0 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस यहां देखे तो यहां आएगा 1/2C, और ये आएगा Q0 का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ऑल राइट, अब यदि अपन बात करें इसमें आगे कि इसमें कौन कौन यहां पे कॉमन आ रहा है ना, देखो इसमें Q0² यहां पे कॉमन आ रहा है। अच्छा एक और आप यहां पे काम कर सकते हो कि आपको पता है कि ओमेगा कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है 1/L/C। अभी अपन ने बात की जो ओमेगा स्क्वायर वो कितना होगा 1/L/C, तो आप यहां से इसको लिखो यहां से कि ये कितना होगा 1/L/C, ये आ गया इसका वैल्यू। अब ऐसा करने से इससे ये कटेगा, तो देखो यहां क्या बनेगा Q0²/2C, और यहां पर भी कितना है Q0²/2C, इसको आप कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा Q0²/2C, कॉमन निकाल लिया अपन ने, तो अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आ गई किसी सर्टेन टाइम टी पे एनर्जी। अब ये जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू 1 आएगा, तो व्हाट विल बी एनर्जी Q0²/2C। और अब यहां से एक चीज प्रूव हो रही है, यहां से एक चीज प्रूव ये हो रही है कि जितना एनर्जी स्टार्टिंग में था सिस्टम के पास में, जितना एनर्जी सेटअप के पास में स्टार्टिंग में था, ये उतना ही किसी टाइम पर भी आ रहा है, इतना ही आ रहा है। इट मींस कि इन दिस प्रोसेस एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, एनर्जी विल बी कांस्टेंट और कंजर्व्ड, है ना। बट इसकी एक कंडीशन है कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि इस सर्किट में जो R का वैल्यू है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है, वो कितना मान रहे हैं अपन 0 मान रहे हैं अपन। हालांकि एक आइडियल केस मान रहे हैं अपन, क्योंकि यदि अपन ने वहां पे वायर जोड़ रखे हैं तो वायर में क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, बट उस चीज को अपन अवॉइड कर रहे हैं अपन, कि अपन ये मान रहे हैं कि प्योरली जो सर्किट है वो कैसा है आपका रेजिस्टेंस लेस है, तब जाके एनर्जी क्या होगी कंजर्व्ड होगी। क्योंकि यदि वहां पर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ भी होगा तो ये एनर्जी को वेस्ट करेगा, और ये पता कितना करता है I² इंटू R के बराबर, तो फिर वहां पर एनर्जी अपनी कंजर्व्ड नहीं हो पाएगी, है ना। बट अपन आइडियली बात कर रहे हैं कि यदि R 0 हो तो उस केस में एनर्जी क्या रहेगी अपनी कंजर्व्ड रहेगी, जितनी पहले होगी उतनी बाद में भी होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से वी कैन से दैट इन दिस प्रोसेस द सम ऑफ एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, है ना। जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में सम कितना आ रहा था, इतना आ रहा था, और किसी टाइम पर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, दोनों बराबर ही आ गया, तो एनर्जी का सम क्या होगा बराबर होगा। बस हाँ एक बात जरूर है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जैसे लेट्स सपोज कि स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी मान लो कितनी 10 जूल है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी मान लो कितनी 0 है। अब कुछ देर बाद में ये कम होगी, तो मान लो ये 8 हो गई, तो ये बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएगी 2 से बढ़ जाएगी। तो हर टाइम पर
यदि आप इनका सम करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा इफ सर्किट इज रेजिस्टेंसलेस, है ना, ये आप नोट कर ले। ऑलराइट, बाकी इसमें न्यूमेरिकल अपन, है ना, न्यूमेरिकल्स अपन यहाँ पे कर सकते हैं, ये आप समझ लेना। इसका जो डेफिनेशन है वो काम का है, और जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो काम का रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि कोई डाउट है यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, बाय।